आपको क्या लगता है जो फिलहाल सरकार की पॉलिसीज हैं वो ठीक है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता अभी ठीक है। यूथ के लिए पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। जैसे अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने 48 री-एम्प्लॉयमेंट ही कर ली, रिटायर्ड लोगों को ही रख लिया, तो कहाँ ही जाएगा यूथ। ਮੈਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਜੌਬ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਵੇਸਟ, ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੀ फ़ायदा ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ पढ़न ਦਾ। वादे तो बहुत करते हैं पर निभाता कोई नहीं है। अब इसीलिए तो लोग बाहर जा रहे हैं, मेजरली यूथ बाहर ही जा रहा है क्योंकि उनको बाहर फ़ायदे दिखते हैं। बाहर तो छोटे मोटे कामों में भी उनको कमाई दिखती है, यहाँ पे तो उसमें वो भी नहीं दिखती। ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰੀਐਮਪਲੋਏ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ टेक्नोलॉजी समझ आए। D4U न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में, जहां पर हम बात करेंगे। ये मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स हैं, देश का भावी भविष्य हैं, यही कल युवा पीढ़ी जो है देश को आगे बढ़ाएगी। आज सरकारें पहले तो लगातार एज ग्रुप बढ़ाया जाता है, 58 से 60 रिटायरमेंट कर दी जाती है, फिर कॉन्ट्रैक्ट पे कुछ लोगों को जो भर्ती कर लिया जाता है विभिन्न डिपार्टमेंट्स में। अब इरिगेशन डिपार्टमेंट में 60% जो पद खाली हैं वहाँ पर उन्हीं लोगों को दोबारा रीअप्लाई किया जा रहा है जो रिटायर हो चुके हैं। हमारा यूथ क्या सोचता है इस बारे में? हमारे साथ मास कम्युनिकेशन के स्टूडेंट्स भी हैं, कुछ प्लेसमेंट्स के भी हैं। अमित चोपड़ा जो प्लेसमेंट सेल के हैं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय के, और दीपिका मैडम हैं जो ये मास कम्युनिकेशन की टीचर हैं। इनसे बात करते हैं कि आखिरकार हमारा यूथ क्या सोचता है, इनको क्या चाहिए। अगर हमें आज़ाद हुए करीब 72-73 साल हो गए हैं, हमारा देश कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, किन हालातों में देश की आज़ादी हुई, क्या जिन्होंने हमारी शहीदों ने अपनी जानें कुर्बान की थी उन्होंने क्या सपना देखा था हमारा भारत कैसा होगा। हमारे साथ हैं जो स्टूडेंट्स, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? प्रभजोत। प्रभजोत जी, आप बताएंगी कि जो आप क्या सोचती हैं, आप सबसे पहले आपको क्या चाहिए जब आप ग्रेजुएशन करके बाहर जाएंगे? सर, हर कोई स्टूडेंट यही सोचता है कि अगर हम ग्रेजुएशन करके, मास्टर्स करके, इतनी पढ़ाइयाँ करके बाहर निकल रहे हैं तो हमें एक सिक्योर्ड गवर्नमेंट जॉब मिले जिसके हमारा फ्यूचर सिक्योर हो सके। और गवर्नमेंट को भी स्किल्ड वर्कर चाहिए। जो पुराने वर्कर हैं उनके पास नई टेक्निक, नए स्किल नहीं होते हैं, बट स्टिल वो उन्हें एम्प्लॉयड कर लेते हैं, उन्हें ही रख लेते हैं। बट वो ये नहीं सोचते इस तक यूथ का तो लॉस हो ही रहा है, बट गवर्नमेंट का भी कितना लॉस हो रहा है। हम हर साल देखते हैं अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बढ़ता ही जाता है यूथ का। लास्ट ईयर 21 समथिंग था, आज 23.74 हो गया। इतना रेट इंक्रीज़ हो रहा है, जबकि ये कम होना चाहिए। विद द टाइम बीइंग यूथ को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। अब पीछे जब गवर्नमेंट आ रही थी तो उन्होंने एक स्कीम चलाई थी, जॉब प्रोवाइड करेंगी सबको। तो उन्होंने एक कार्ड कूपन चलाया था, यू हैव टू फिल द फॉर्म्स और हम आपको जॉब प्रोवाइड करेंगे। अगर बाई चांस किसी को जॉब प्रोवाइड नहीं हुई, वो यूथ अनएम्प्लॉयड नहीं रहेगा, उसे पैसे दिए जाएंगे। बट ना तो आज तक यूथ को जॉब दी गई और ना ही पैसे दिए गए। मतलब यूथ का ना तो भविष्य है कोई यहाँ पर। मतलब यूथ पढ़े, पीएचडियाँ करें, इतनी पढ़ाइयाँ करें, फिर भी उनसे एक्सपीरियंस मांगा जाता है। आप एक्सपीरियंस लाओगे तो आपको रखेंगे, बट अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको नहीं रखा जाएगा, जिसकी वजह से यूथ का बहुत लॉस हो रहा है, मुझे लगता है। तो आपको क्या लगता है जो सरकार की पॉलिसीज जो हैं रिक्रूटमेंट को लेकर, उनमें बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। यूथ को आगे बढ़ने का मौका देना चाहिए। उनके भी स्किल्स को अपनी कंपनीज़ में देखना चाहिए कि वो भी कितने स्किल्ड हैं। उनकी टेक्नोलॉजीज़, उनकी नई टेक्निक्स को अपनी कंपनी में लगाना चाहिए। उनको मौका देना चाहिए आगे बढ़ने का। और सीनियर्स का भी ये फ़र्ज़ है कि अगर हम इतना एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं इस फील्ड से, तो हमें भी यूथ को बोलना चाहिए, उन्हें बोलना चाहिए कि आप नए वर्कर्स लाओ, नई एम्प्लॉयड लाओ, ताकि जो आपकी कंपनी और हमारी गवर्नमेंट, हमारे इंडिया की ग्रोथ हो। तो आपको क्या लगता है जो फिलहाल सरकार की पॉलिसीज हैं वो ठीक है? नहीं सर, मुझे नहीं लगता अभी ठीक है। यूथ के लिए पॉलिसीज़ ठीक नहीं है। जैसे अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में उन्होंने 48 री-एम्प्लॉयमेंट ही कर ली, रिटायर्ड लोगों को ही रख लिया, तो कहाँ ही जाएगा यूथ। ये आज से नहीं, इंडिया में पहले भी हुआ था। 2017 में उड़ीसा में भी एक अशोक कुमार और काफ़ी लोग थे जिन्हें री-एम्प्लॉयड कर लिया गया था लैंड एक्विजिशन सर्विसेज में। ऑफिसर था अशोक कुमार, वो 2009 में रिटायर हुआ था, उसे 2011 में दोबारा रख लिया गया था, जिसकी वजह से उस टाइम पे भी हुई थी री-एम्प्लॉयमेंट, पर आवाज़ नहीं उठाई गई थी। आपको लगता है कि सरकारें ध्यान नहीं रख रही हैं यूथ का? बिल्कुल सर, सरकारें ध्यान नहीं रख रही हैं यूथ का, उन्हें ध्यान रखना चाहिए। ये देखिए, इनका बिल्कुल सही कहना है। यूथ पढ़ता है, जान लगा देता है, सबसे पहले तो उसे सिक्योरिटी चाहिए, उसे नौकरी चाहिए, लेकिन अब सरकारें नौकरी की बात ही नहीं कर रही हैं। आपका नाम? दिव्या। दिव्या जी, आप बताएंगी थोड़ा कि आपका क्या कहना है इस बारे में?
जब हम ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं तो उसके बाद हम सब एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें एक जॉब मिले ताकि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या हमारे आगे की जो फ्यूचर जनरेशन है वो सिक्योर हो सके। पर यहाँ पे जैसे कोई जॉब एम्प्लॉयमेंट या अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं है तो फिर यूथ बाहर माइग्रेट करता है। हम देखते हैं किसी से भी पूछते हैं वो कहते हैं हम ग्रेजुएशन करके क्या करेंगे या 12th करके क्या करेंगे, हम बाहर जाएंगे, हम कनाडा जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक सिक्योरिटी मिलती है उन्हें, एक जॉब भी मिलती है और इनकम भी उनकी होती है। तो इसलिए वो बाहर चले जाते हैं। इंडिया को कोई डेवलपमेंट नहीं मिलती और बाकी कंट्री डेवलप करती रहती हैं। ये इन्होंने देखिए बड़ी अच्छी बात कही है। ये आज का यूथ अब इंडिया में रहने की बजाय बाहर विदेशों का रुख इसलिए कर रहा है क्योंकि यहाँ पर उसको जॉब नहीं है। ऐसे ये यूथ बाहर जाता रहेगा तो ये क्या बुजुर्गों का देश बनकर रह जाएगा? बनकर रह जाएगा, क्योंकि अगर हम एक ही इंसान को बार बार री एम्प्लॉय करते जाएंगे तो यूथ तो यहाँ पे रहेगा नहीं, यहाँ पे तो एज्ड लोग ही रह जाएंगे और फिर कैसे एम्प्लॉयमेंट होएगी। तो आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगी? सरकार को जो वो बोलते हैं कि हम ये पॉलिसी लेके आए हैं, जैसे हर बारी वो बोलते हैं हम 20 to 30% इस बारी यूथ को एम्प्लॉय करेंगे, जो कि नहीं होता। उस पर उन्हें ध्यान देना चाहिए और उनको और उस पर फोकस करना चाहिए कि ताकि यूथ को मिल सके एम्प्लॉयमेंट और वो बाहर माइग्रेट ना करें। देखिए उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही है कि यूथ का हमेशा उनको सपने तो दिखाए जाते हैं कि आपको नौकरी दी जाएगी, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं दी जाती है। और अगर अब यूथ देखिए सरकारों के बारे में क्या सोचता है, ये बहुत सरकारों को भी ध्यान रखना होगा। आपका नाम? ਕੁਵਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ। कुंवर जी ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਯੂਥ ਲਈ ਇੰਨਾ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੌਬਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਯੂਥ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਇੰਡੀਆ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਹਰ ਦੀ ਜੌਬਸ ਆ ਲੋਕ ਉਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਟਰੱਕ ਚਲਾਉਣ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਗਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ? ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਕਿਉਰ ਜੋਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਮੇਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਜੋਬ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਅਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਸਿਕਿਉਰ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਥ, ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਫॉर द ਯੂਥ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹ ਵਰਕ नहीं कर रहे यूथ वास्ते। देखिए इनका भी कहना है कि ये यूथ जो है सेटिस्फाइड नहीं है सरकारों की पॉलिसी। आपका नाम? खुशी सरीन। आप कुछ कहना चाहेंगी जो सरकारें कर रही हैं, क्या आपको लगता है ठीक है? बिल्कुल नहीं, मैं इस बात को नहीं मानूंगी, क्योंकि जो सरकारें कर रही हैं वो बोलती हैं करती नहीं हैं, और अगर वो बोल रही हैं तो उन्हें वो करना भी चाहिए। जैसे बार बार यूथ को लोगों को री एम्प्लॉय कर रही हैं, वो नहीं होना चाहिए। उसके पीछे कारण ये है कि रिटायरमेंट एज को भी कम करना चाहिए। अगर एक ही इंसान बार बार री एम्प्लॉय होता रहेगा तो यूथ बाहर ही जाएगा, यूथ यहाँ नहीं रहेगा। और बच्चे बाहर जा ही जाएंगे तो यहाँ कोई कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ एज पीपल रह जाएंगे और कोई यहाँ पे बच्चों का फ्यूचर नहीं रहेगा। तो आपको क्या लगता है जो हमारे जो जितने भी नेतागण हैं वो लोगों को बहलाते फुसलाते हैं, बहुत सपने दिखाते हैं उनको? मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, बट मुझे लगता है कि वो ऐसा करते हैं। ये देखिए इनका भी यूथ जो है ये बड़ी अच्छी बात नहीं है जो सरकारों के बारे में, जो हमारे नेतागणों के बारे में ये जो यूथ जो सोचने लगा है। सरकारों को कुछ सोचना चाहिए इन युवाओं के भविष्य के बारे में, क्योंकि इनका मकसद तो यही है कि ये पढ़ते हैं, इनका काम अगर सही दिशा में अपने देश को ले जाना है, उन्हें नौकरी देनी होगी। आपका नाम? मेरा नाम मृदुल। जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि इतने सालों से हमारा देश डेवलपिंग स्टेज पे ही है और गवर्नमेंट कहती थी कि 2020 में सुपर पावर बन जाएगा। 2020 ख़त्म होने पे आ गया, कोई सुपर पावर नहीं है। इसका रीज़न यही है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, और उसका रीज़न ये है क्योंकि जेईई नीट का एग्जांपल ले लिया जाए, सीटें बहुत कम हैं और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बाद में वो भी अनएम्प्लॉयड रहते हैं और उनमें से कुछ 10% लोग ही अच्छे आईआईटीज़ में जा पाते हैं और अच्छे पैकेज जिनके लग पाते हैं। यही यूथ बाहर फिर माइग्रेट कर जाता है, क्योंकि बाहर उनको बहुत अच्छी पॉलिसीज़ मिलती हैं, हेल्थ केयर उनको मिलता है और उनको जॉब सिक्योरिटी है। यहाँ पे जो चीज़ नहीं है, और इसी वजह से यूथ जो है वो माइग्रेट कर रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कई बार सरकारें बहुत वायदे करती हैं, हम किसी को फ्री दे देंगे, ये अनाज फ्री दे दिया या कुछ दे दिया, क्या ये सही है? वादे तो बहुत करते हैं पर निभाता कोई नहीं है। अब इसीलिए तो लोग बाहर जा रहे हैं।
मेजरली यूथ बाहर ही जा रहा है क्योंकि उनको बाहर फ़ायदे दिखते हैं। बाहर तो छोटे मोटे कामों में भी उनको कमाई दिखती है, यहाँ पे तो उसमें वो भी नहीं दिखती। फ्यूचर सिक्योर नहीं है यहाँ पर यूथ। यहाँ पर फ्यूचर सिक्योर नहीं है। जी देखिए, जो अधिकतर बच्चे यही कह रहे हैं कि यहाँ पर फ्यूचर सिक्योर नहीं है, अपने फ्यूचर को लेकर ये खासे गंभीर है। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਦੇਵ ਢਿੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਥ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੈਗੀਆਂ ਯੂਥ ਲਈ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਰਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟੂਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਨਰਲ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਵੀ ਕੀ ਰੀਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 'ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਹੋਣ। ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਆ, ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਰੀਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਬਣੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਕਿਤੋਂ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਘਰੋਂ ਹੀ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਥ नहीं ਹੈਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। देखिए, अधिकांश जो हैं स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि सरकार जो है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स काम नहीं कर रही हैं। आपका नाम? करण मान। करण जी, आपको क्या लगता है, क्या स्टूडेंट्स जो हैं वो क्या समझते हैं जो गवर्नमेंट्स की पॉलिसीज़ हैं वो स्टूडेंट्स की फेवर में हैं कि नहीं? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਫੇਵਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫੰਡ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਭਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਜੇ ਭਰਨ ਤਾਂ ਜੋਬਸ ਮਿਲ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਮਿਲਦੇ ਵੀ ਉਹ 'ਚ 3-4 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰੇ 3-4 ਸਾਲ? ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਲਾਇਆ ਟੱਟ 'ਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਪਸ ਰਿਟਰਨ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿਟਰਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਫੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ 500-700 ਰੁਪਏ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਬੜੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ 12,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਅਤੇ ਕੀ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸੀਜ਼ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਯੂਥ ਦੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੈ ਕਿ नहीं? नहीं सर, नहीं फेवर 'ਚ है नहीं है। देखिए, ये भी इनका भी यही कहना है कि सरकार जो पॉलिसीज़ हैं उनको यूथ के फेवर में बनाना होगा। सरकार को अब अपनी सोच बदलनी होगी। आपका नाम? सवरीत सर। सरित, आप क्या समझती हैं कि जो आपका अब सपना क्या है? पहले सबसे पहले आप बताएं कि आप जब यहाँ से बाहर निकलेंगे आपका क्या सपना है? सर वैसे तो मैं काफ़ी एस्पिरेशंस मेरी बहुत अंदर में है कि मैं एक न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहती हूँ। बेसिकली मेरा ये है, और बाकी तो अभी और एक्सप्लोर करूँगी, तो लेट्स सी क्या बनता है। वैसे चलिए, अच्छी बात है आप रिपोर्टर बनना चाहती हैं, लेकिन आपको पता है उसमें भी बहुत चैलेंजिंग है। यस सर, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हमें बहुत ध्यान से उसको स्क्रिप्ट जो होती है, जो हमें बोलना होता है, न्यूज़ बोलनी होती है, उसको ध्यान से बोलना होता है, उसको उस तरीके से लहजे से बोलना होता है जो कि किसी को ऑफेंडिव ना हो। मेरा ये सवाल है, अगर आप मान लीजिए रिपोर्टर होती आज मेरी जगह पर, आप कहती, तो आप क्या लगता है जो सरकार की पॉलिसीज़ हैं अकॉर्डिंग टू यूथ, जो ये एम्प्लॉयमेंट की, क्या वो फेवरेबल हैं या नहीं? अगर हैं तो कैसे? अगर नहीं है तो क्यों, कैसे नहीं? सर मैं कहना चाहती हूँ समहाउ कह सकते हैं कि है, बट उसका जो एम है ना वो प्रॉपर नहीं हो रहा। जैसे सरकार ने मनरेगा एक्ट लेकर आया है, महात्मा गांधी नेशनल जो रूरल एम्प्लॉयमेंट है, उसमें सर वो एक एक्ट एज एन एम किया है कि वो रूरल को सबको एक अपॉर्चुनिटीज़ देनी चाहिए, मतलब मिले। लेकिन सर वो एक जस्ट वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, उसकी एग्जीक्यूशन नहीं हुई। काफ़ी सारे अभी भी स्टिल मतलब अंडर क्यों माना जाता है? क्यों जीडीपी हर साल इसकी जीडीपी ग्रोथ कम होता जा रहा है? आपको क्या पता है कि जो मनरेगा का एक्ट है उसमें सिर्फ 100 दिन की वो करते हैं, कि उस 100 दिन ही नौकरी मिलेगी, उसके बाद क्या करेंगे? जी सर, यही होता है कि मतलब 100 दिन का कर देते हैं, उसके बाद में स्टिल रह जाता है, एंड मतलब जो यूथ होती है वो रिमेन अनएम्प्लॉयड रह जाती तो है। आपको क्या लगता है कि सरकार को अपनी पॉलिसीज़ बदलनी होगी, यूथ को सामने रख के पॉलिसीज़ बनानी चाहिए? जी सर, जैसे सर मनरेगा एक्ट आया, और भी सारे एक्ट आए हैं, स्किल डेवलपमेंट एक्ट्स आए हैं, वो
देखो वो कर रहे हैं, लेकिन उसकी ना मतलब एग्जीक्यूशन और प्रॉपर वे से होनी चाहिए। इसको जो एक सरकार है उसको अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिए कि इन चीज़ों पे भी प्रॉपर जो होना चाहिए, एक सिस्टम जो है सिस्टमेटिकली चलना चाहिए। आप और कुछ कहना चाहें? जी सर, मैं कहना चाहती हूँ कि जो एम है उसको पूरा प्रॉपर की करें। जो और भी सारे मनरेगा एक्ट मतलब और भी जो न्यू एक्ट लेकर आ रहे हैं, जो सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी ला रही है ना, तो उसको एक प्रॉपरली एक एग्जीक्यूट करना चाहिए। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे यूथ भर्ती कर रही है, या कुछ जहाँ पर जो खाली होती हैं नौकरी वैकेंसी, सरकार कहती है हमारे पास पैसा नहीं है, री एम्प्लॉयमेंट कर दिया जाता है कम, उससे लेकर आपका क्या कहना है? बेसिकली अगर देखा जाए, सरकार ऐसे कहती है कि पैसा नहीं है, बट मतलब है, वैसे तो उनके पास काफ़ी कुछ करने के लिए है। वो काफ़ी कुछ कर सकते हैं, सिर्फ ये नहीं कि सड़क वगैरह बना ली, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा अच्छा लगता है, लेकिन उसमें ये है कि जैसे फैक्ट्रीज़ की एक एग्जांपल देती हूँ। फैक्ट्रीज़ चलाते हैं, डिजिटलाइजेशन हो रही है, डिजिटलाइजेशन से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, जो कि एक मैन ग्रोथ है, जो मैन पावर है, वो कम है। तो उसमें एक ये प्रोसेस से भी प्रॉब्लम हो जाती है, एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो ये सर कैसे? धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। आपका नाम? गुरलीन कौर पंडारी। गुरलीन जी, आप कुछ बताएंगी कि आप जो सरकार की आज की जो पॉलिसीज़ हैं अकॉर्डिंग टू यूथ हैं कि नहीं? ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ EMPLOYEES ਮੰਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੋਚ ਉਹ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਆ ਉਦੋਂ ਗਰੋ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਫਰੈਸ਼ ਮਾਈਂਡਸ ਦੀ ਡਾਇਨਾਮਿਕ ਤੇ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਅਪਰੋਚ ਆ, ਜਾਂ ਉਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਕ ਗਰੋਥ ਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਕਿੱਥੇ ਹੋਊਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੁਪਨਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਡ ਜੋਬ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਕਾਂ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਲਾਇਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸਾ ਮੇਰਾ ਵੇਸਟ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਗੁਰਲੀਨ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਿਡਲ ਮੈਨ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਫਰਟਸ ਪਾਏ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਡ ਜੋਬ ਮਿਲੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤੇਰੇ ਲਈ, ਤੂੰ ਨਾ ਜਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੋਪ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਫੇਵਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪॉलिसीज़ आन। ये देखिए, इनका भी ये कहना है कि पैसा लगा रहा है पेरेंट्स, लेकिन उनको सिक्योर जॉब चाहिए। अब वो तो सरकार देगी या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। आपका नाम? ਨਵਪ੍ਰੀਤ। ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੀਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਚੈਲੰਜਿੰਗ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ। ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, ਯੂਥ ਨੂੰ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਵਧੇਗੀ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰੀਐਮਪਲੋਏ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸਮਝ ਆਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟੀਵਿਟੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, GDP ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਇਕੋਨਮੀ ਵੀ ਘਟੇਗੀ, ਅਤੇ ਯੂਥ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਿਕਿਉਰ। ਮਤਲਬ ਯੂਥ ਨੂੰ ਜੇ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਹੀ ਰੀਐਮਪਲੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸੈਲਰੀ 'ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਇੰਪਲੋਏ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 'ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋਬ ਛੱਡੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। सो इस करके जो गवर्नमेंट अपना फ़ायदा सोच रही है, यूथ का नहीं सोच रही। देख लीजिए, सभी जो स्टूडेंट्स हैं ये री एम्प्लॉयमेंट के खिलाफ हैं, इनको जॉब चाहिए क्योंकि हर कोई सिक्योरिटी चाहता है। ये देश के नागरिक हैं अक्सर। आपका नाम? मेरा नाम ईशा है। ईशा, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਲਈ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਥ ਸਿਕਿਉਰ ਫੀਲ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ? ऑफकोर्स आजकल यूथ अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहा है। दैट्स वाई आजकल माइग्रेशन ज़्यादा हो रही है, लोग बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। बाहर जाके वो कोई भी जॉब करें, जैसे यहाँ पे कोई अच्छा इंजीनियर है जो कर सकता है काफ़ी कुछ हमारे देश के लिए, बट वो बाहर जाके अगर कोई नॉर्मल जॉब कर रहा है तो इसमें उसका भी कोई प्रॉफिट नहीं है और हमारे देश का भी कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर वो यहाँ पे रह के किसी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी अच्छी जॉब करे तो हमारे इंडिया का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा
सक्सेस होगी। मोर ओवर आजकल के जो साइंटिस्ट हैं और जितने भी टेक्नोलॉजिकल बेस्ड जितने भी लोग हैं, अगर गवर्नमेंट सेक्टर्स में वो पुराने लोगों को ही मौका देते रहेंगे, तो जो आजकल का यूथ है, जो टाइम के साथ चेंज हुआ है, टाइम के साथ ग्रो हुआ है, उनके अंदर जो टैलेंट होगा, उनके अंदर जो नज़रिया होगा देखने का दुनिया को और डिफरेंट नीड्स रिक्वायरमेंट्स देखने का, वो उनको पता ही नहीं चलेगा। और आजकल की हमारी जो यूथ है, हमारा जो यूथ आगे बढ़ नहीं पाएगा और हमारी इंडिया की हमारी सक्सेस नहीं हो पाएगी। सरकारों ने तो अब ये कहना शुरू कर दिया है कि नौकरी लो नहीं, नौकरी दो, मतलब आप खुद अपने पैरों पर स्टैंड हो और काम करो। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे मेरा ये कहना है कि नौकरी दो नहीं, नौकरी लो नहीं, नौकरी दो पे मेरा ये कहना है कि आजकल के जो लोग हैं वो अपना माइंड, अपने ड्रीम्स स्विच कर रहे हैं बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं। आजकल के कितने ग्रेजुएटेड लोग हैं जो नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं, जैसे इंजीनियर्स हुए, कोई भी अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी वो नॉर्मल जॉब्स कर रहे हैं। ठीक है, इवन आई वॉज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड आई जस्ट परस्यूड इनटू दिस स्ट्रीम बिकॉज आई नो कि वहाँ पर इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिकॉज इस स्ट्रीम में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, इतना ज़्यादा वास्ट है ये कि कुछ ना कुछ तो हमें डेफिनेटली मिलेगा। ये आपको लगता है इट्स वेरी डिफिकल्ट? येस, इट इज़ डिफ़िकल्ट, एवरीथिंग इज़ डिफ़िकल्ट, बट आई थिंक दिस स्ट्रीम इज़ रियली गुड। ये देखिए, इनका भी ये हर कोई चाहता है कि अब हमारा फ्यूचर सिक्योर हो। आपका नाम था? मेरा नाम गायत्री। हाँ जी, गायत्री जी, आप क्या समझते हैं जो सरकार जो पॉलिसीज़ ला रही है, जो यूथ के वो मुताबिक हैं कि नहीं? मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब वो पॉलिसीज़ इम्प्लीमेंट तो करती है पर उन पे वर्क नहीं होता है। अब जैसे आपने बोला था कि वो दाल दे देते हैं, किसी को चावल दे देते हैं, पर सर वो उनकी रेवेन्यू नहीं बन पाती। सर वो कितने दिन खा लेंगे, 1 या 2 दिन, उनके बाद क्या करेंगे? सो उनको जॉब्स देनी चाहिए। सर वो बोलते हैं कि मतलब नौकरी दो नहीं लो, तो सर जो करके भी जाते हैं अगर लोग, तो वो 28 एज तक वो अगर ग्रेजुएट होकर पढ़कर जाएंगे भी तो वो बोलते हैं कि ट्रेनिंग करो, ट्रेनिंग लो पहले। सर वो उनको ट्रेनिंग लेते लेते 35 ईयर्स हो जाते हैं, फिर बोलते हैं कि आपकी एज ज़्यादा हो गई है, तो सर वो क्या करें वहाँ पे? तो मतलब आपको लगता है कि सरकारें इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हैं कि यूथ को कहीं सेट किया जाए? जी, क्योंकि उनकी अगर वो ट्रेनिंग खुद देंगे तो उनकी ट्रेनिंग के जो पैसे हैं वो लगेंगे, इसलिए वो ट्रेनिंग के लिए वहाँ पे भेज देते हैं, फिर रीएम्प्लॉयमेंट वो करते हैं। आपका नाम? गौरव सर। गौरव जी, आपको क्या लगता है कि आप पहले तो मास कम करने के बाद आप क्या सोचा है कि मैं क्या करूँगा? सर मैं एक जर्नलिस्ट बनना चाहता हूँ, कामयाब जर्नलिस्ट, और ईमानदारी से काम करना चाहता हूँ आगे। कामयाब जर्नलिस्ट क्या होता है? कामयाब जर्नलिस्ट सर मतलब धक्के ना खाने पड़े ये तो भैया खाने पड़ते हैं, मुझे 22 साल हो गए इस प्रोफेशन में। बस वही है ना सर कि अभी से ही थिंकिंग है कि एक मिल जाए, अच्छी प्लेसमेंट मिल जाए, अच्छी कंपनी के साथ या अच्छे चैनल के साथ वर्क करने का। आपको टीवी में जो बोलते हैं ना, दिखता है बड़ा आसान, बड़े जोर जोर से सवाल पूछते हैं, इतना आसान नहीं है भैया। सर कोई नहीं, ट्राई करेंगे। हमारी बेस्ट विशेष है आपको भी, आपको अच्छी जर्नलिज्म की जॉब मिले। कोई किसी ने कुछ कहना हो या किसी के पास मैं ना आ सका हूँ, कोई और, ये देखिए आजकल का यूथ जो है ये मास कम्युनिकेशन के, यू वांट टू से समथिंग? हाँ जी बोलिए। सर आपने बोला था नौकरी लो और नौकरी दो पे कि गवर्नमेंट ने ऐसे बोल दिया। आपने देखा ट्विटर पे पीछे ट्रेंड हो रहा था कि लॉयर बोल रहा था ठीक है नौकरी लो नौकरी दो, मैं पकौड़े वाला बन जाता हूँ, और डॉक्टर बोल रहा था मैं चाय वाला बन जाता हूँ। तो इस पे मतलब यूथ अपना प्रोफेशन को ही डिग्रेड करना शुरू हो गया। उसे पता है हमें जॉब तो गवर्नमेंट ने देनी ही नहीं है, तो अगर उन्होंने बोल दिया नौकरी लो नौकरी दो, मैं लॉयर छोड़ देता हूँ और मैं पकौड़े वाले की शॉप खोल लेता हूँ। पीछे थोड़े साल पहले न्यूज़ आई थी, इंजीनियर्स ने पॉइंट्स के फॉर्म फिल करने शुरू कर दिए थे। उन्होंने बोला हमें गवर्नमेंट जॉब इंजीनियर्स की तो मिल नहीं रही हैं, तो उन्होंने पॉइंट्स की तरफ अट्रैक्ट होने शुरू हो गए थे। मतलब गवर्नमेंट चाहती है कि इंजीनियर्स लॉयर्स बंद हो जाएं बनने, और ये चाय पकौड़े वाली दुकानें और पॉइंट्स सब कुछ ये खुले, पर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो बंद हो जाएं मिलनी। ये देखिए हमने आज यूथ से बात करने की कोशिश की, आखिर यूथ क्या सोचता है, सरकारें क्या कर रही हैं यूथ को लेकर। नौकरियां हैं नहीं। हमारे साथ हैं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी के जो प्लेसमेंट सेल के जो इंचार्ज हैं अमित चोपड़ा, इनसे भी बात करते हैं। आजकल किस तरह की आपको, पहले तो काफ़ी कंपनीज आती थी, तो आजकल क्या सिचुएशन है? सर एक्चुअली जे ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੌਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿਨੈਰੀਓ ਐਕਚੁਅਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੌਬਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਮੈਂ ਜੋ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੁਣੀ ਹੈ ਬੜਾ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੈਡ ਪਾਰਟ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕੰਟਰੀ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ,
ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਪਲੇ ਬੜੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਮਿਤ ਜੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੌਬਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਘੱਟ ਨੇ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਇਆ ਇੱਕ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲਾ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, MBA ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚਾ MBA ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਾਈ ਅਪ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਾਫੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ MBA ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਏਜੰਟ ਬਣੋਗੇ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਟ ਬਣੋਗੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ, MBA ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਏਜੰਟ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਅਜੇ ਵੀ ਗਏ, ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਓਵਰਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਡ ਸੀ ਫॉर ਲਾਸਟ 15-20 ਈਅਰਸ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਪੀਕਲ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨ ਲਓ 200-300-400 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਨਫੈਕਟ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਹਰ ਕਾਲਜ, ਹਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੈ ਲਓ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਫॉर ਦ ਪਲੇਸਮੈਂਟਸ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਐਂਟਰਪ੍ਰੇਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਹਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ, ਔਰ ਕਾਲਜਿਸ ਔਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਇਨਵੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨਿਕਲਦੇ ਹਰ ਸਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਲੇਸ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ? ਸਰ ਫॉर ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਕੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਕ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ, MBA, ਲਾਈਫ ਸਾਇੰਸਿਸ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 80 ਤੋਂ 90% ਬੱਚਾ ਪਲੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਈਵਨ ਡਿਊਰਿੰਗ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਟ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਲਮੋਸਟ 15-20 ਕੰਪਨੀਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਮੋਸਟ ਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੋਈ 270 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬੱਚੇ ਪਲੇਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਬਟ ਰਾਈਟ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਉਹ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਇਸ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੈਨ ਆਈ ਲੀਡ ਮਾਈ ਕਰੀਅਰ। ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਗਾਈਡੈਂਸ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਈਟ ਗ੍ਰੈਬ ਕਰ ਲੇ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਯੂਥ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਇਟ? ਮੈਂ ਜੋ ਫੀਲ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਜੌਬ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮੀ ਹੈ, ਮਲਟੀ ਡਿਮੈਂਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੈਨ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੰਗ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਈ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸਮੇਟ ਨੇ ਕਿਹਾ कि तुम बड़ी होके क्या करोगी? ਉਹਦੀ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ मुझे नहीं मालूम, मैं पापा से पूछ के कल बताऊंगी। ਉਹ ਕੱਲ ਫੇਰ ਮਿਲੇ ਬੱਚੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਫਰੈਂਡ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਈਲੈਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਅਪਰਚੁਨਿਟੀ ਆਈਲੈਟਸ ਨੂੰ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰ ਜੌਬ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਥ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਯੂਥ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਲਮੋਸਟ 65% ਆਫ ਦੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। 50% ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਨਾ, ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ એનર્ਜੀ ਟੈਪ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਿਆ? ਦੇਸ਼ ਚੱਲਿਆ ਇਹ ਯੂਥ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਚੱਲੇ, ਉਹ 'ਚ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯੂਥ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਵੀ ਜੇ 5-7 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਵੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ, ਇਨ ਦੀ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਟੇਨ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨ ਪਾਵਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट है जी। जे अपने लोग अपने देश लिए काम नहीं करेंगे, हु विल वर्क? देखिए अमित जी का भी यही कहना है कि अपने जो यूथ है उनको रिटेन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये ठीक नहीं है। युवा विदेशों की तरफ जा रहे हैं, सरकारों को इस तरफ ध्यान देना होगा, सोचना होगा इस बारे में। अमित जी, आप कुछ और कहना चाहें? मेरा ख्याल है यूथ मस्ट कनैक्ट विद द गवर्नमेंट स्कीम्स आल्सो। कई बार उन्होंने गवर्नमेंट स्कीम्स पता ही नहीं है, उन्होंने तक पहुँचदियाँ ही नहीं है। अरे सानू लगता है सब कुछ पता अजकल उन्होंने नहीं। ਈਵਨ ਦੈਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਫ ਦੀ ਲਾਈਨ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਤੇ ਛੋਟੀ ਜੌਬ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਅ ਵੈਰੀ ਸਮਾਲ ਜੌਬ, ਦੈਨ ਵੀ ਸ਼ਿਫਟ ਟੂ ਅਨਦਰ ਜੌਬ, ਜੌਬ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਬੀਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੇ ਪੀਪਲ ਆਰ ਵੈਰੀ ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੀ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ, ਐਂਬੀਸ਼ੀਅਸ ਹੋਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ।
ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਯੂਥ ਨਹੀਂ ਹੈ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੈਨ ਵੀ ਪਾਸ ਆਊਟ ਫਰੋਮ ਦੀ ਕੈਂਪਸਿਸ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਸਟ ਈਅਰ 'ਚ ਸਪਾਈ ਅਤੇ ਦੂਜੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਨਲ ਈਅਰ 'ਚ ਆਇਆ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਬਟ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੈਂਪਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਕਿੱਲਸ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ। एनी मैसेज यू वांट टू गिव टू द स्टूडेंट्स? ਮੈਸੇਜ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਈਟ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲਸ, ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਇਨਫ, आई हैव स्कोर्ड 90% मार्क्स, दैट इज़ इनफ। मार्क्स आर जस्ट योर आइडेंटिटी। ये कागज़ का टुकड़ा है डिग्री, टुकड़ा बन गया आज के दिन में। मैं बार बार ये रिपीट करांगा, ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕਿੱਲਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ, ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਰਕਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ फोकस ऑन स्किल्स। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ स्किल्स होंगे सानू कोई रोक नहीं सकता। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। हमारे साथ हैं मास कम्युनिकेशन की प्रोफेसर हैं दीपिका अरोड़ा, इनसे भी बात करते हैं कि ये क्या सोचती हैं। मेरा ये मानना है कि जो हमारे यंगस्टर्स हैं ये एक ऐसी चीज़ होते हैं जिनके अंदर टैलेंट और स्किल्स भरा होता है और वो बड़े एनर्जेटिक होते हैं चीज़ों को लेके, और वो हमेशा एक मौके की तलाश में रहते हैं कि हमें मौका मिले। दे आर ऑलवेज क्यूरियस। लेकिन जब वो सरकार की कुछ स्कीम्स देखते हैं जो लगता है कि उनके हिसाब से खरी नहीं उतर रही है तो वो मायूस होते हैं। जिसके लिए जैसे अभी बड़े बच्चों ने बोला कि भाई वो बाहर जाने को सोचते हैं क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ दिखती हैं और हर चीज़ में रेवेन्यू, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको वहाँ पैसा दिखता है। यहाँ अगर वो किसी चीज़ के लिए अप्लाई भी करते हैं, फॉर एग्जांपल उनको कोई अपॉर्चुनिटीज़ दिखती भी हैं, तो उनको लगता है कि ये जो हमें मिल रही है ये हमारे कैलिबर के हिसाब से नहीं है, क्योंकि जिस पोजीशन पे वो जाना चाहते हैं वहाँ पे रीएम्प्लॉयमेंट हो रही है अगेन एंड अगेन एंड अगेन। पानी भी खड़ा रहता है तो वो यूजलेस हो जाता है एक टाइम पे। तो जो लोग पहले से ही वहाँ पे रिक्रूटेड हैं उनके अंदर वो टैलेंट और स्किल्स जो कंटेम्प्रेरी हैं वो नहीं आते हैं, बल्कि जो हमारी यूथ है वो अपग्रेडेड होता है, ऑलरेडी अपडेटेड होता है न्यू चीज़ों के साथ। तो समय के साथ बदलाव ज़रूरी है और मुझे लगता है समय के साथ बदलाव के लिए यंगस्टर्स को आना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए। ये थे, देखिए हमने आज मास कम्युनिकेशन में आकर गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट से बात की है, ये क्या सोचते हैं। हमारा मकसद ये किसी को डिग्रेड करने का नहीं है, लेकिन यंगस्टर की सोच पर सरकारों को भी ध्यान देना होगा, ताकि ये जो बाहर जा रहा है हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है अमेरिका में या कनाडा में या दूसरे कंट्रीज़ में, बहुत से साइंटिस्ट ऐसे हैं भारतीय, जब वहाँ पर कुछ बन जाते हैं तो हम ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं ये भारतीय है, और यहाँ उसकी कदर नहीं होती। अमृतसर से D4U न्यूज़ के लिए दीपक भंडारी की खास रिपोर्ट।